हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा बिहार करंट अफेयर। ये है भाग 4। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी अभी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आया था फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, 2022-2023। तो महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात, इनका जो स्कोर है पिछले 5 सालों में उसमें काफ़ी कम, मतलब काफ़ी कम स्कोर रहा, काफ़ी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला। किस स्टेट ने लार्ज स्टेट कैटेगरी में टॉप किया, यानी फूड सेफ्टी के मामले में कौन सा राज्य सबसे अच्छा है? तो ये है केरला। केरला ने इस इंडेक्स को टॉप किया। राइट, लार्ज स्टेट में केरला जो है वो बेस्ट था। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए। तो पहले लार्ज स्टेट की बात करते हैं। केरला की रैंक थी 1, पंजाब नंबर 2, तमिलनाडु नंबर 3। छोटे स्टेट में गोवा का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था। राइट, और बिहार की अगर बात करें तो बिहार का जो स्कोर था उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो गिरावट देखने को मिली। अगर आपसे पूछें ओवरऑल जो है बिहार के कितने मार्क्स थे 100 में से, तो वो थे 20.5। बिहार के जो मार्क्स थे वो थे 20.5। राइट, और अगर मैं बात करूं लार्ज स्टेट्स कैटेगरी में कि बिहार की रैंक क्या थी, तो आप इस टेबल को देखिए। इस टेबल में आप देख सकते हैं बिहार का स्कोर 20.5 बड़े राज्यों में सबसे कम है। तो बिहार की बड़े राज्यों में लास्ट रैंक थी, यानी कि 20th रैंक थी। ये छोटे स्टेट्स हैं, तो इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस गोवा का था। गोवा का स्कोर था 51 और गोवा के बाद फिर मणिपुर का स्कोर अच्छा था 40। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जम्मू कश्मीर का स्कोर 59.5 जो कि है वो सबसे अच्छा था। ये पैरामीटर थे इसमें फूड सेफ्टी में: ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कंज्यूमर एम्पावरमेंट और इंप्रूवमेंट इन एसएफएसआई रैंकिंग। ये 6 क्राइटेरिया थे। सबसे ज़्यादा जो वेटेज थी इसमें वो थी कंप्लायंस की, पिछले साल नवंबर 2023 में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था। राइट, मैंने आपको 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर बताया था, वो 2024 वाला है, जिसमें बिहार और यूपी पार्टनर राज्य थे और झारखंड था फोकस राज्य। लेकिन पिछले साल वाला जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था प्रगति मैदान नई दिल्ली में, बिहार उसमें भी पार्टनर राज्य था, लेकिन किस स्टेट के साथ? तो बिहार और केरला जो थे वो उसमें पार्टनर स्टेट। और फोकस स्टेट पिछले साल बहुत सारे थे: दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और यूपी। और पिछली बार IIATF का थीम था वासुदेव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड। वासुदेव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड। बिहार और केरला पिछले साल पार्टनर स्टेट थे और दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और यूपी फोकस स्टेट थे। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को करवाता है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अधीन काम करता है। बिहार की सरकार ने अनाउंस किया एक मिशन जिसमें 25 लाख के आसपास जो बिहार में ऐसे बच्चे जो शिक्षा में कमजोर हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास करवाई जाएंगी, कोचिंग वगैरह की फैसिलिटी, ये सब। इसका क्या नाम था? इसका नाम था मिशन दक्ष। दक्ष एक हिंदी वर्ड है। दक्ष का मतलब होता है कुशल या निपुण। तो उनको दक्ष करना, उनकी स्किल डेवलपमेंट करना, एक तरह से पढ़ाई में उनके कस्टमाइज टीचिंग उन्हें देना। तो ये था वो प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम जो है 1 दिसंबर से चलाया गया था। राइट, जिससे वो अपने इस साल के यानी अप्रैल वाले एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करें। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, उन्होंने जो अपना अप्रूवल दिया है कि जो नॉर्थ कोयल रिजर्वोयर प्रोजेक्ट है, राइट, उसमें कुछ काम बचा है, वो पूरा होना है अभी। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इसमें पूरे होने हैं, कुछ रिमेनिंग टास्क हैं जो पूरे होने हैं, और इसका जो प्रोजेक्ट का जो बजट है वो भी एडजस्ट किया गया है, थोड़ा सा बढ़ाया गया है। 2430 करोड़ रुपए का खर्चा फाइनली इसमें किया गया। आपको ये बताना है ये बिहार और कौन से स्टेट को ये प्रोजेक्ट कैटर करता है? तो बिहार और झारखंड को करता है। तो आंसर है बिहार और झारखंड। और ये कौन सी नदी पे है? बेसिकली इस प्रोजेक्ट में एक डैम बना है नॉर्थ कोयल नदी पे, नॉर्थ कोयल नदी पे। और ये डैम कहां पे बना है? लतेहर जिला, झारखंड। लतेहर जिला, झारखंड। इज दैट क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट एक और डैम है झारखंड में, पलामू में। पलामू में एक जगह है मोहम्मदगंज, वहां पे एक डैम है। तो उसके 96 किलोमीटर नीचे ये डैम बना है, नॉर्थ कोयल रिजर्वोयर जो डैम है। और इनफैक्ट ये जो डैम है काफ़ी टाइम से बनने की कोशिश हो रही थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, नॉर्थ कोयल नदी पे जो रिजर्वोयर प्रोजेक्ट है 1972 में एनविसेज किया गया था और इस पे काम चला 1993 तक। फिर ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कहा कि जो झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है और जो पलामू टाइगर रिजर्व है उन पे ये दुष्प्रभाव डालेगा। तो ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया था। इस प्रोजेक्ट
के, लेकिन अब कंप्लीशन की तैयारी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो 71,000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन को इससे सिंचाई का पानी मिलेगा, राइट। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने फिर कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, और तब से ये प्रोजेक्ट अब पूरा होने की कगार पे है। बिहार झारखंड दोनों का एरिया इसमें होगा। तो नॉर्थ कोयल नदी की अगर मैं बात करूं तो वो सोन नदी में मिल जाती है, और बेतला नेशनल पार्क में भी उसकी धारा फ्लो करती है। नॉर्थ कोयल नदी जो रांची पठार है झारखंड में, वहां से निकलती है। बिहार की सरकार ने जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जुडिशियल सर्विसेज में, और जो सरकारी लॉ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी हैं उनमें कितने % रिजर्वेशन अप्रूव किया है? तो आंसर है 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसके लिए जो स्टेट जुडिशियल सर्विसेज 1951 का कानून है उसमें संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट उसमें किया गया था, राइट। और अगर मैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ की बात करूं, ईबीसी, तो बिहार में 36.01%, 36% जो है वो आबादी ईबीसी है। और जो बैकवर्ड क्लासेस की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो 27.21% जो है वो बैकवर्ड क्लासेस हैं, और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं 36। यानी टोटल आप देखें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 63% जो बिहार है वो बैकवर्ड जो क्लासेस हैं वो उस मतलब ईबीसी प्लस बीसी अगर आप मिला दें तो वो। और ये 10% जो ईडब्ल्यूएस कोटा दिया गया था, इसके लिए हमने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया था 2019 में। 2019 में अभी अभी जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसने अपना कंप्लीशन अचीव किया है। ये कॉरिडोर किसको कनेक्ट करेगा? तो ये कनेक्ट करेगा लुधियाना और सोननगर को। सोननगर जो है वो बिहार में है, लुधियाना पंजाब में है। 1337 किलोमीटर का काम इसमें पूरा हो गया है। 51,000 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें आया है, राइट। और एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल, नाभा शेवा भी जिसे बोलते हैं, वहां से लेकर दादरी तक है। और जो ईस्टर्न वाला है लुधियाना से सोननगर, लुधियाना से सोननगर। तो ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है क्या होता है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होता है जहाँ पे मालगाड़ियों के लिए स्पेशल पटरी बिछाई जाती है। उससे मालगाड़ी की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, गुड्स ट्रेन जो हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है। तो वो 50 से 60 किलोमीटर पर आवर फिर भाग पाएंगी, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। और उन्हें मालगाड़ी को पैसेंजर ट्रेन के साथ पटरी शेयर नहीं करनी पड़ेगी, तो उन्हें रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन के लिए अक्सर मालगाड़ी को रोका जाता है और फिर पैसेंजर ट्रेन को रास्ता दिया जाता है, तो वो सब नहीं करना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने रबी अभियान जो पिछले साल हुआ था अक्टूबर में, वो लॉन्च किया था। इसमें जो किसान हैं, जो फार्मर हैं, उनको बिहार के कृषि विभाग के द्वारा चलाई गई स्कीम्स के बारे में अवगत कराया गया। आपको बताना है इनमें से कौन सी एक रबी फसल नहीं है। तो कॉटन जो है वो एक रबी फसल इनमें से नहीं है, राइट। तो रबी फसलें जैसे वीट, ग्राम, पीस, मटर यानी बारले वगैरह ये सब, और खरीफ में जैसे राइस, मेज़, उड़द, मूंग दाल, मिलेट्स वगैरह ये सब आती हैं। और रबी फसल जो होती हैं वो हार्वेस्ट की जाती हैं अप्रैल के आसपास और बोई जाती हैं अक्टूबर के आसपास। इन्हें विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। खरीफ वाली जो हैं वो मानसून सीजन में, मतलब मई जून के आसपास हम उन्हें बोते हैं और उनको काटते हैं हम सितंबर एंड या अक्टूबर के फर्स्ट वीक के आसपास। इज दैट क्लियर? तो और जायद, एक जायद सीजन भी होता है, जायद क्रॉप्स बोलते हैं उन्हें, जिन्हें हम ग्रो करते हैं समर में मार्च के आसपास और हम उन्हें हार्वेस्ट करते हैं अराउंड जुलाई। तो जायद जो है, जिनमें कई सारे वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वो जायद क्रॉप्स में काउंट होता है। और कॉटन आप जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप है इंडिया की। मेंस हॉकी एशिया कप 2025 में ये बिहार में कहाँ पे होगा? मेंस हॉकी एशिया कप तो ये राजगीर में होगा। तो आंसर है राजगीर, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। ये 27 अगस्त 2025 से 7 सितंबर 2025 तक होगा। और जो हॉकी का वर्ल्ड कप होगा 2026 में, उसके लिए एक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट का भी काम करेगा, क्वालिफाइंग टूर्नामेंट का भी काम करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान रखना है आपको। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बना है लगभग 740 करोड़ रुपए के खर्चे के साथ बना है, 740 करोड़। और एशियन हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कुआलालंपुर में है, एशियन हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर। बिहार के मुख्यमंत्री ने एक 1600 करोड़ रुपए का प्लांट है सीमेंट का, सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट, अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड, इसकी नींव रखी कौन से जिले में बिहार के? तो आंसर है नवादा।
नवादा में ये प्रोजेक्ट आ रहा है। नवादा में एक इंडस्ट्रियल एरिया है जिसका नाम है वरसलीगंज इंडस्ट्रियल एरिया। वहाँ पे अंबुजा सीमेंट कंपनी अपना ये प्लांट लगा रही है। अंबुजा सीमेंट कंपनी के ओनर है मिस्टर गौतम अदानी। ये जो प्रोजेक्ट है इससे काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इसकी क्षमता होगी 6 मिलियन टन पर एनम, यानी 60 लाख टन सीमेंट हर साल यहाँ पे बन पाएगी। 73 एकड़ जमीन पे ये प्रोजेक्ट है। और अदानी ग्रुप ने कुछ और भी प्रपोजल दिए हैं, जैसे वो मुजफ्फरपुर में एक जगह है मोतीपुर, वहाँ पे भी अपना नया सीमेंट प्लांट लगा रहे हैं 5500 करोड़ की लागत से। लेकिन ये वाला एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड, 1600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नवादा में हो रही है। बिहार की जो असेंबली है, बिहार की विधानसभा, उन्होंने बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल जो है वो पास किया, जिससे पेपर लीक और ये सब चीज़ें ना हो, बिहार में अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल ना हो। इसमें जो इस बिल में प्रावधान है इम्प्रिजनमेंट का 3 से 5 साल तक की जेल और कितने तक का फाइन, तो आंसर है 10 लाख रुपए तक का फाइन। और ये जो क्राइम है जितने भी सारे नॉन बेलेबल हैं, इनमें आपको बेल भी नहीं मिलेगी, राइट। तो पेपर लीक करवाना, फेक वेबसाइट यूज़ करना या किसी भी तरह से एग्जाम में चीटिंग वगैरह करना, तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का इसमें इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है। इनफैक्ट अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे टीसीएस आईबीपीएस का एग्जाम कराता है, ऐसे ही मान लो बिहार सरकार ने टीसीएस को कोई बिहार का एग्जाम कराने का ठेका दिया और टीसीएस की तरफ से अगर कोई गड़बड़ हुई, पेपर लीक वगैरह, तो 1 करोड़ रुपए तक का फाइन और 4 साल के लिए फिर उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। 4 साल टर्मिनेशन और 1 करोड़ तक का फाइन है अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर मेलफेयर मीन्स का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो। एक और बात है, मान लो ये तो हो गया, चलो किसी बच्चे ने अगर कुछ एग्जाम लीक वगैरह या वो करने की कोशिश की, मान लो कोई एक ऑर्गेनाइज क्राइम करता है संगठित तौर पर, संस्थागत तौर पर, तो फिर ये फाइन 10 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ तक भी जा सकता है। अगर कोई मान लो ऑर्गेनाइज्ड, यानी पनिशमेंट जो है और फाइन, पनिशमेंट वही रहेगी 3 से 5 साल जेल, लेकिन जो फाइन है, अगर कोई इस क्राइम को कमिट करता है एक ऑर्गेनाइज मैनर में, संस्थागत तरीके से या एक ऑर्गेनाइज वे में, तो फिर इंस्टीट्यूशनल तरीके से, तो फिर वो फाइन 1 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना शुरू करी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। इससे छोटे छोटे ब्रिजेस जो हैं वो बनाए जाएंगे। तो कितने छोटे ब्रिजेस बिहार में कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे इस योजना के तहत? तो टोटल 1000 ब्रिजेस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना के तहत। रिमोट और रूरल एरियाज में किए जाएंगे और विलेजर्स जो हैं उनसे इनको काफ़ी लाभ होगा। यूनियन बजट 2024 जो है हमारा, जो लेटेस्ट बजट आया था इस साल का, उसमें कॉरिडोर बनेंगे विष्णुपद मंदिर में और महाबोधि टेम्पल। विष्णुपद जो मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे है? वो फल्गु नदी के किनारे है, ठीक है, फल्गु नदी के किनारे है। तो महाबोधि, विष्णुपद मंदिर गया में है और महाबोधि टेम्पल जो है वो बोध गया में है। फल्गु नदी जो है, और ये भगवान विष्णु का मंदिर है, जैसा नाम से पता चल रहा है आपको। इसके पीछे कहानी भी है कि एक राक्षस था गयासुर, तो भगवान विष्णु ने उसका वध किया था, राइट। तो इस तरह की कुछ कहानियाँ भी हैं। और ये काफ़ी फेमस मंदिर है, ग्रेनाइट के पत्थरों से ये बना है, मुंगेर ब्लैक स्टोन से बना है, जिसको मुंगेर ब्लैक स्टोन बोलते हैं। ग्रेनाइट का एक तरह का पत्थर है, उससे ये बना है। 100 फीट इसकी ऊंचाई है, 44 खंबे लगे हैं यहाँ पे, और अष्टभुजी मंदिर है, ऑक्टागोनल श्राइन है ये। 1787 में बनवाया था रानी अहिल्याबाई होलकर के कहने पे। यहाँ पे पितृपक्ष मेला भी लगता है, तो काफ़ी फेमस है महाबोधि मंदिर। ये इसके बारे में तो खैर क्या कहें। ओरिजिनल मंदिर सम्राट अशोक ने बनवाया था 3वीं शताब्दी में, और ये भी बहुत फेमस है ओब्वियसली। भगवान बुद्ध, बोध गया की हम बात कर रहे हैं। इनफैक्ट एम्परर अशोक ने एक वज्रासन, डायमंड थ्रोन भी जिसे बोलते हैं, वो भी इंस्टॉल करवाई थी, जहाँ पे एक समय भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी उस जगह पे। तो बोधि वृक्ष है यहाँ पे और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी अभी 4 वंदे भारत ट्रेन है बिहार में जिनको इनॉग्रेट करा है। इनमें से कौन सा रूट इनमें से कवर्ड नहीं है? तो बख्तियारपुर से हाजीपुर नहीं है, बाकी टाटानगर से पटना, भागलपुर से हावड़ा, गया से हावड़ा, राइट। तो और एक देवघर से वाराणसी रूट है। तो देवघर झारखंड में है, बैद्यनाथ धाम है जहाँ पे। देवघर से जो वाराणसी रूट है वो बिहार से होके जाएगा। उसके अलावा टाटानगर जमशेदपुर को कहते हैं, तो टाटानगर से पटना, जमशेदपुर का नाम जमशेद जी टाटा के नाम पे रखा हुआ है, तो टाटानगर से पटना, भागलपुर से हावड़ा,
हावड़ा जो है बंगाल में है और गया से हावड़ा, और फिर एक जो देवघर से वाराणसी वाला रूट है। ये है 4 वंदे भारत। वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चर कहाँ पे होती है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी होती है। बजट जो है 2024 का, वहां पे कितना पैसा रखा गया है? कोसी नदी जो है उसमें बहुत बाढ़ आती है, इसे बिहार का अतिशोक भी बोलते हैं, राइट, सौरो ऑफ बिहार। तो उसका पानी यूटिलाइज करना, पानी को हार्नेस करना, ये काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल नदी है, अपना रास्ता भी बदलती रहती है। तो कितना पैसा खर्च होगा कोसी नदी को कंट्रोल करने में? तो 11,500 करोड़ रुपए रखे गए हैं हमारी सेंट्रल बजट में। सेंट्रल बजट में, इज दैट क्लियर? तो कोसी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, तिब्बत, नेपाल और इंडिया, ये 3 जगह पे फ्लो करती है। और घाघरा, कोसी, गंडक, ये 3 नदियां गंगा में मिल जाती हैं, तो साउथ की तरफ आती हैं, नेपाल से नीचे की तरफ आती हैं इंडिया में, तो काफ़ी बाढ़ इनमें आ जाती है, राइट। तो ये ध्यान रखना है। और ये गंगा में कहाँ पर मिलती है? कुर्सेला, कटिहार जिला, वहाँ पे ये मिलती है। यूनियन बजट 2024 का जो आया उसमें निर्मला सीतारमन जो है उन्होंने 2400 मेगावाट का एक पावर प्लांट है, ये बिहार में बनेगा। इसमें 21,400 करोड़ का खर्चा होगा। कहाँ पे बनेगा ये? काफ़ी क्षमता है। तो ये जगह है पीरपैंती, पीरपैंती में ये बनेगा। और 2400 मेगावाट जो है वो इसकी क्षमता होगी, तो काफ़ी बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैं इसे कहूँगा, राइट। और अगर आपसे पूछें कि ये जो जगह है पीरपैंती, ये जो टाउन है, कस्बा है, ये कहाँ पे है? तो ये भागलपुर में, ठीक है, ये भागलपुर में है। पीरपैंती जगह जो है वो भागलपुर में है। इसके अलावा कुछ और भी हाईवे डेवलपमेंट हैं बिहार में जिनके लिए फंड्स एलोकेट किए गए, जैसे पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, फिर बोध गया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को जोड़ने के लिए भी एक सड़क बनेगी, और 2 लेन ब्रिज गंगा नदी पे बक्सर में बनेगा। इनके लिए भी प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा है वो बजट में अप्रूव किया गया था। बिहार की पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर कौन बनी है? इन्होंने बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया है। ये पहली ट्रांसजेंडर महिला है जिन्होंने ये एग्जाम क्लियर करके जो बिहार में ट्रांस सब इंस्पेक्टर बनी है। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है मानवी मधु कश्यप। ये भागलपुर से हैं, भागलपुर से हैं। ये ट्रांस वुमेन है और 2 ट्रांस मैन भी हैं। एक का नाम है रोहित झा और बंटी कुमार, रोहित झा और बंटी कुमार। तो ये भी सब इंस्पेक्टर पोजीशन के लिए क्वालिफाई इन्होंने करके इतिहास रचा है। बिहार की जो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, बिहार राज्य का जो कृषि विभाग है, वो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भागलपुर में है उसके साथ मिलके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिलवाने के लिए कोशिश कर रहा है। कम से कम 54 आइटम्स हैं उनके लिए। इनमें से कौन सा वो प्रोडक्ट नहीं है जिसको जीआई टैग के लिए कोशिश की जा रही है? तो धुसका इनमें से नहीं है। और बाकी जैसे लिट्टी चोखा है, सोनाचूर चावल है, गुलशन टमाटर है, रोहतास से जो है गुलशन टमाटर, सिंघाड़ा है, डीघा का मालदा आम है पटना से, इस तरह के आइटम्स हैं। तो टोटल 54 आइटम्स हैं इंडिया के, इनमें से कुछ बिहार के हैं। तो बिहार के हैं लिट्टी चोखा, सोनाचूर चावल, गुलशन टमाटर, सिंघाड़ा और डीघा मालदा मैंगो फ्रॉम पटना। इनको कोशिश की जा रही है। अभी बिहार के 6 आइटम ऐसे हैं जिन्हें ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है। शाही लीची, भागलपुरी जरदालू आम, कतरनी चावल, मरीचा चावल, मगही पान और मखाना। जनता दल यूनाइटेड पार्टी, जेडीयू जो पार्टी है बिहार में, उसने डिमांड करी कि कौन सी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाए। तो ये थी मैथिली, मैथिली भाषा को, लेकिन सरकार ने वो नहीं माना और 5 लैंग्वेजेस को स्टेटस मिला है। अभी 6 पहले थी, 5 को अभी मिला है। टोटल 11 भाषाएं हो गई हैं इंडिया में जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। जो 5 अभी ऐड की गई हैं वो है मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया भाषा। और असमिया, मैथिली का भी 1300 साल का इतिहास है कम से कम, तो इसलिए डिमांड की गई थी कि इसको भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिले, लेकिन सरकार ने अभी नहीं दिया है। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा 1 नवंबर 2004 से सरकार ने देना स्टार्ट किया था, तो ये भी ध्यान रखना है। क्लासिकल भाषा डिक्लेयर करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, जैसे भाषा कम से कम 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए, उसमें लिखे हुए ग्रंथ, काव्य, ये सब होने चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, उसकी सांस्कृतिक वैल्यू होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। तो जिन 5 को मिला है उनके नाम लेकिन आपको याद रखने होंगे। और अब ये इंडिया में टोटल 11 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा अब तक मिल चुका है। पहली थी तमिल 2004 में। बिहार की सरकार ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस चीज़ के लिए दिया जाए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस CACP एक संगठन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये रेकमेंड करता है और फिर कैबिनेट कमेटी जो है वो डिसाइड करती है।
तो मखाना के लिए फॉक्सनट, मखाना, उसके लिए फॉक्सनट। बिहार के 10 जिलों में मखाने की खेती होती है, राइट। इनफैक्ट भारत का एक नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना कहाँ पे है? दरभंगा। दरभंगा में है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत काम करता है। एनआरसी, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना। इंडिया का 85% मखाना बिहार से आता है, ये पता है आपको। और 10 लाख लोग ऐसे हैं बिहार में जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मखाना उद्योग से जुड़े हुए हैं, मखाना उद्योग से जुड़े हुए हैं। ईस्टर्न जोन सर्किट बेंच ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इन्होंने एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है जिससे कौन सा ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या रामसर साइट है या कौन सी जगह है जहां पे जमीन के अतिक्रमण को लेकर चिंता व्यक्त की गई राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा और कमेटी बनाई गई। तो ये है कबरताल लेक, जो कि मैंने आपको बताया था बेगूसराय में है, कांवड़ झील इसे बोलते हैं, रामसर साइट है ये। तो ये कमेटी देखेगी क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑक्स बाउ लेक है और ये बिहार का पहला रामसर साइट है। लेकिन पिछले कुछ समय में देखा जा रहा है, 2020 में इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था, लेकिन ये देखा जा रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जमीन पे अतिक्रमण हो रहा है, रियल एस्टेट माफिया वगैरह, तो उसको लेकर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कमेटी बनाई है। ये था हमारा सेट नंबर 4 बिहार करंट अफेयर का। मिलते हैं बहुत जल्दी सेट नंबर 5 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।